आतिश विशां बुक 1 पार्ट 2। आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। इस दौरान में आसपास के बंगलों से कुछ लोग भी निकल आए थे, लेकिन आगे कोई नहीं आया। सब अपने अपने दरवाजों के सामने खड़े थे। नरेश कुमार एक घर से पानी मांग लाया। प्रताप आबिद के हलक में पानी टपकाने लगा, मगर पानी उसके होठों से बाहर बह रहा था। आबिद ने करीब बैठे हुए वजदान का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसके जिस्म को हल्का सा झटका लगा और फिर वो बेहिस्सो हरकत हो गया। प्रताप उसकी नब्ज टटोलने लगा। सीने पर हाथ रखकर देखा, लेकिन आबिद अली की रूह कब्ज़े अंसरी से परवास कर चुकी थी। प्रताप सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आबिद अली की आंखें बंद कर दी और उसका सर बड़ी आहिस्तगी से जमीन पर टिका दिया। फिर वजदान को सीने से लिपटाया। वजदान धाड़े मार मार कर रोने लगा और फिर प्रताप सिंह की बाहों में झूल गया। वो बेहोश हो चुका था। ठीक उसी वक्त पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी, जो लम्हा बलम्हा करीब आती जा रही थी। कुछ ही देर बाद पुलिस की जीप उस गली में मुड़ी। उसके पीछे ही एम्बुलेंस भी थी। दोनों गाड़ियां जायवक्वा से चंद गज के फासले पर रुक गईं। जीप रुकते ही निस्तर्जन पुलिस वाले उतरकर इधर उधर फैल गए। उस पुलिस पार्टी का इंचार्ज प्रताप सिंह का दोस्त चियांगशु था। लोग पुलिस को देखकर अपने अपने घरों में घुस गए थे। चियांगशु, ये देखो क्या हो गया। उन्होंने मेरे यार को और भाभो को मार डाला। प्रताप उसे देखते ही चीखा, वो लोग बचकर नहीं जाएंगे। हमको बताओ सब कुछ कैसे हुआ। क्या तुमने उन लोगों को देखा? नहीं, मैं अपने दोस्त नरेश कुमार के साथ आया था। हमारी कार जैसी इस गली में मुड़ी, वो लोग एक कार में बैठकर फरार हो गए। लेकिन मैं जानता हूं कि वो दारा था। आबिद अली को उससे जान का खतरा था। चियांगशु इधर उधर देखने लगा। प्रताप सिंह अभी तक आबिद अली की लाश के पास ही बैठा था। बेहोश वजदान उसकी गोद में था। इस बच्चे को क्या हुआ? क्या ये भी? नहीं, ये बेहोश है। ये आबिद अली का बेटा है। इसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप को कत्ल किया गया है। सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका बेचारा, बेहोश हो गया। अगर इसे होश में न लाया गया तो इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। उसी वक्त सामने वाले घर से एक अधेड़ उम्र आदमी और एक औरत निकलकर प्रताप सिंह के करीब आ गए। प्रताप ने वजदान को उनके हवाले कर दिया। वो आदमी वजदान को गोद में उठाकर अपने बंगले में ले गया। पड़ोस की 2-3 औरतें उनके पीछे ही पीछे बंगले में दाखिल हो गई थी। इंस्पेक्टर चियांगशु आबिद अली की लाश का मुआयना कर रहा था। फिर वो शगुफ्ता की लाश के करीब चला गया। कुछ देर तक उसका मुआयना करता रहा, फिर अपनी जीप के पास गया और रेडियो ट्रांसमीटर पर हेडक्वार्टर से राब्ता करके फोटोग्राफर और दीगर माहिरीन को जायवक्वा पर भेजने की दरख्वास्त की और रेडियो ऑन करके अपने आदमियों को कुछ हिदायत देते हुए जाय वारदात का जायजा लेने लगा। आसपास के बंगलों में रहने वाले कुछ लोग अब फिर घरों से निकल आए थे। आबिद अली और शगुफ्ता की लाशें देखकर सभी लोग अफसोस का इजहार कर रहे थे। इंस्पेक्टर चियांगशु शगुफ्ता की लाश से चंद कदम आगे रुक गया। झाड़ियों के करीब हाथी दांत के दस्ते का खंजर पड़ा हुआ था। खंजर का ब्लेड खून आलूद था। कुछ खून दस्ते पर भी लगा था। चियांगशु ने जेब से रुमाल निकाला और उसकी मदद से बड़ी एहतियात से खंजर उठाकर उसका मुआयना करने लगा। खंजर के ब्लेड पर लगा हुआ खून अभी पूरी तरह जमा नहीं था। यह खंजर एहतियात से रख लो। चियांगशु ने खंजर अपने एक मातहत के हवाले किया और एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। अपने घरों के सामने खड़े हुए लोग कुछ और आगे आ गए थे। उनमें हिंदुस्तानी भी थे, चीनी भी और दूसरी कौमों के बाशिंदे भी। आप लोगों में से कोई इस वारदात के बारे में कुछ जानता हो तो प्लीज आगे आकर हमें बताएं, ताकि हम कातिलों को आसानी से तलाश कर सकें। चियांगशु ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। सब लोग अपनी जगहों पर खड़े रहे। देखिए, कातिलों का सुराग लगाने के लिए हमें कुछ निशानियां दरकार हैं। अगर कोई कुछ जानता हो तो हमारी मदद करे। चियांगशु ने एक बार फिर लोगों की तरफ देखते हुए कहा। इस मर्तबा आबिद अली के सामने वाले बंगले में रहने वाली ताइशी नामी एक अधेड़ उम्र चीनी आगे आया। यस मिस्टर, क्या आप कुछ जानते हैं? चियांगशु उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। मैं उस वक्त किचन में था। पहले मैंने गाड़ी के रुकने की आवाज सुनी। उसके चंद ही सेकंड बाद एक और गाड़ी की ब्रेकों की तेज चरचराहट की आवाज के साथ हमारे बंगले के सामने रुकी और फिर शोर की आवाजें सुनाई देने लगी। उनमें एक आवाज आबिद अली की थी, जो चीख चीख कर अपनी बीवी और बेटे से कुछ कह रहा था। फिर उसकी बीवी और बेटे के चीखों की आवाजें भी सुनाई देने लगी। मैं किचन से निकलकर बाहर गेट के पास आ गया। गेट खोलने से पहले मैंने झेरी में से बाहर झांक कर देखा तो कांप कर रह गया। 3-4 आदमी आबिद अली और उसकी बीवी पर खंजरों से हमले कर रहे थे। लंबे कद का एक आदमी कार के करीब खड़ा था। उसके हाथ में पिस्तौल था। उसने हाथ ऊपर उठाकर हवाई फायर कर दिया और फिर वो वक्फे से फायर करता रहा। मेरे ख्याल में इस तरह उसकी फायरिंग का मकसद ये था कि कोई शख्स अपने घर से बाहर ना निकल सके। ताइशी चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ, फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगा। हमलावर बेदर्दी से आबिद अली और उसकी बीवी पर खंजरों से हमले कर रहे थे। उनका बेटा भागकर झाड़ियों में छुप गया था। मैं दौड़कर अंदर गया। मैं उन लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन पुलिस को इत्तला तो दे सकता था।
यही सोचकर मैं दौड़ता हुआ अपने कमरे में आ गया। मैंने पुलिस को इत्तला देने के लिए फोन का रिसीवर उठाया तो पता चला फोन डेड पड़ा है। मैं दोबारा गेट के पास आ गया। उस वक्त हमलावर स्याह रंग की कार में फरार हो रहे थे। मैंने उनमें से सिर्फ एक आदमी को देखा। वो लंबे कद का, कदरे भारी भरकम आदमी था। हिंदुस्तानी या शायद पाकिस्तानी था। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर वो उस शख्स का हुलिया बयान करने लगा। उसके साथी कौन थे? चीनी थे, लेकिन मैं उनकी शक्ल अच्छी तरह नहीं देख सका। ताइशी ने कहा। तुमने कार का नंबर देखा था मिस्टर ताइशी? नहीं, मैं नंबर नहीं देख सका था, लेकिन वो स्याह रंग की टोयोटा थी। अगर तुम दोबारा उस आदमी को देखोगे तो पहचान लोगे? चियांगशु ने पूछा। शायद। ताइशी ने मुख्तसर सा जवाब दिया। ठीक है, मैं आपका तहरीरी बयान लेने के लिए आपको दोबारा जहमत दूंगा। किसी को कोई और बात मालूम है तो प्लीज आकर हमारी मदद करे। लेकिन कोई आगे नहीं आया। इस दौरान में पुलिस की एक और गाड़ी आकर गली पे रुकी। उसमें से 3 आदमी नीचे उतरे। एक तो पुलिस फोटोग्राफर था और दूसरे 2 होमिसाइड के माहिरीन। फोटोग्राफर चियांगशु की हिदायत पर जाए वारदात और लाशों की तस्वीरें खींचने लगा, जबकि होमिसाइड के माहिरीन ने अपने तौर पर तहकीकात शुरू कर दी। मुख्तलिफ लोगों के बयानात लिए गए। वारदात का चश्मदीद गवाह कोई नहीं था। ताइशी के अलावा सभी ने यह बताया कि उन्होंने चीखने और फायरिंग की आवाजें सुनी थी, लेकिन खौफ की वजह से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकला था। अलबत्ता ये बयान सबने दिया था कि आबिद अली एक शरीफ आदमी था। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ये मकान उसने तकरीबन 6 साल पहले खरीदा था। तमाम पड़ोसियों से उसके खुशगवार ताल्लुकात थे बहुत। 6 साल के सरसे में किसी से उसका कोई मामूली से झगड़ा भी नहीं हुआ था। उसकी बीवी शगुफ्ता भी बहुत खुश अखलाक और मिलनसार औरत थी। पड़ोस में सब घरों में उसका आना जाना था और इस गली में रहने वाली तमाम खवातीन से उसके ताल्लुकात बहुत खुशगवार थे। पुलिस ऑफिसर गली के लोगों के बयानात ले रहा था कि किसी ने आकर बताया कि वजदान को होश आ गया है। वजदान कौन है? होमिसाइड के एक ऑफिसर ने चियांगशु की तरफ देखा। मकतूलीन का 12 साला बेटा और इस वारदात का वाहिद चश्मदीद गवाह। ओहो, उसका बयान लेना बहुत जरूरी है। वो हमें कातिलों के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। होमिसाइड ऑफिसर ने चौंक कर कहा। वो लोग उस बंगले में आ गए जहां वजदान एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल पीला हो रहा था, जैसे जिस्म का सारा खून निचड़ गया हो। उसकी आंखों में वीरानी झलक रही थी और वो पलक झपके बगैर सामने वाली दीवार को घूर रहा था। काका। प्रताप सिंह उसके पास पलंग पर बैठ गया और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। अब कैसे हो काका? चाचा, मेरी मम्मी, मेरे अब्बू। वजदान की आंखों से आंसू बह निकले। हौसला कर पुत्र, हौसला कर। प्रताप सिंह ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। वजदान डियर, तुमने उन लोगों को अपने मम्मी डैडी पर हमला करते हुए देखा था। बता सकते हो कि वो कौन लोग थे? होमिसाइड ऑफिसर ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। दारा, अब्बू ने उसे दारा कहकर मुखातिब किया था। उसके साथ 3 आदमी और थे। वजदान ने रोते हुए बताया। वो 3 आदमी कौन थे? ऑफिसर ने पूछा। वजदान जवाब देने के बजाय फूट फूट कर रोने लगा। ऑफिसर। प्रताप सिंह होमिसाइड ऑफिसर की तरफ देखते हुए बोला। ये बच्चा भी इस काबिल नहीं है कि ये तफसील से कोई बयान दे सके। इस वक्त इससे कोई सवाल ना करे। ये सदमे से निढाल हो रहा है। ठीक है मिस्टर प्रताप सिंह, आप इनके पड़ोसी हैं। ये बच्चा आपकी तहवील में रहेगा। इनके कोई और रिश्तेदार हो तो उन्हें इत्तला दे दें। इस बच्चे की देखभाल बहुत जरूरी है और हिफाजत भी। फिर होमिसाइड ऑफिसर चियांगशु की तरफ मुड़ गया। इंस्पेक्टर, ये बच्चा इस वारदात का वाहिद चश्मदीद गवाह है। इसकी जान को खतरा भी हो सकता है। अगर मिस्टर प्रताप सिंह की गाड़ी उस वक्त गली में ना मुड़ती तो शायद वो लोग इसे भी मार देते। मुझे यकीन है कि अब वो लोग इसे भी खत्म करने की कोशिश करेंगे, इसलिए इसकी हिफाजत बहुत जरूरी है। यू डोंट वरी ऑफिसर, मैं इस मकान पर 2 मुसल्लह कांस्टेबलों की ड्यूटी लगा देता हूँ। चियांगशु ने जवाब दिया। वो लोग मकान से बाहर आ गए। लाशों उठवाने से पहले आबिद अली के लिबास की तलाशी ली गई थी और जेबों से बरामद होने वाली तमाम अशिया की फहरिस्त बनाकर मुशीरनामा तैयार किया गया। मकान की चाबियां प्रताप सिंह के हवाले कर दी गईं और कुछ देर बाद जब लाशें उठाकर एम्बुलेंस में डाली गईं तो वजदान धाड़े मार मार कर रोने लगा। वो प्रताप सिंह से संभाले नहीं संभल रहा था। ये अंधोनाक मंजर देखकर वहां खड़े हुए सब लोगों की आंखें भी भीग गईं। वजदान एक बार फिर बेहोश हो गया। प्रताप सिंह उसे अपने घर में ले आया और उसके मुंह पर पानी के छींटे देकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद वजदान होश में आ गया, लेकिन प्रताप सिंह को खतरा था कि उसका ज़हनी तवाज़ुन कहीं बिगड़ ना जाए। उस मासूम बच्चे पर कयामत ही टूट पड़ी थी। उसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप को कत्ल किया गया था। ये तो बच्चा था, कोई बड़ा भी होता तो शायद अपने आप को संभाल ना पाता। प्रताप सिंह के मकान में कुछ और लोग भी जमा हो गए थे।
उनमें खवातीन भी थीं जो वजदान को सीने से लिपटा लिपटा कर उसे दिलासे दे रही थीं। गली के तमाम घरों में वजदान का आना जाना था। वो उन तमाम खवातीन से मानूस था। हर एक से लिपट लिपट कर रो रहा था। नरेश, डॉक्टर रहमान को फोन करो, मुझे डर है कि वजदान को कहीं कुछ हो ना जाए। और रब दे सो, उसे कुछ हो गया तो तुम डॉक्टर रहमान को फोन करो। प्रताप ने अपने दोस्त की तरफ देखते हुए कहा। नरेश लाउंज में रखे फोन के करीब आ गया और रिसीवर उठाकर डॉक्टर रहमान का नंबर डायल करने लगा। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। कॉल काफी देर बाद रिसीव की गई। डॉक्टर रहमान प्रताप सिंह और आबिद अली का मुश्तरका दोस्त था, बल्कि पहले उसकी दोस्ती आबिद अली से हुई थी और उसके बाद प्रताप सिंह से मुतारिफ हुआ था। तीनों में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। नरेश कुमार की भी कभी कभी उनसे मुलाकात हो जाया करती थी। डॉक्टर रहमान, आबिद अली और उसकी बीवी को किसी ने कत्ल कर दिया है। उसके बेटे की हालत तशवीशनाक है। क्या? आबिद और शगुफ्ता को कत्ल कर दिया गया? डॉक्टर रहमान की आवाज से नींद का खुमार गायब हो गया। उसने नरेश की आवाज भी पहचान ली थी। तुम कहां से बोल रहे हो नरेश? उन्हें किसने कत्ल किया? कहां? उन दोनों को उनके घर के सामने कत्ल किया गया है। मैं प्रताप के घर से बात कर रहा हूँ, तुम यहीं आ जाओ। वजदान ज्यादा जख्मी है क्या? वो जख्मी नहीं है। जब उसके माँ बाप को कत्ल किया जा रहा था तो वो छुप गया था, जिसकी वजह से वो बच गया, लेकिन सदमे से वो बार बार बेहोश हो रहा है। खदशा है कि उसके दिमाग पर कोई बुरा असर ना पड़े। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता हो गया। नरेश ने रिसीवर रख दिया। थोड़ी ही देर में डॉक्टर रहमान पहुंच गया। वजदान की हालत उस वक्त भी कुछ बेहतर नहीं थी। अब वो रोने के साथ साथ ऐसी बातें करने लगा था जो दूसरों की समझ से बालातर थी। डॉक्टर रहमान ने उसे इंजेक्शन लगा दिया। अच्छा है जो तुमने मुझे बुला लिया प्रताप सिंह। ये सदमा इसके लिए बहुत शदीद है। बाहिम्मत लड़का जब तक इसे सब कुछ बर्दाश्त किया, इसका जहन मुतासिर हो सकता है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, सो जाएगा। इसे सुकून और आराम की बहुत जरूरत है। मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा रब्दी सो, प्रताप सिंह ने गुस्से से कहा। मगर यह सब कुछ हुआ कैसे? डॉक्टर रहमान ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। तुम्हें मालूम है, चंद रोज पहले आबिद को अपना एक पुराना दुश्मन नजर आ गया था। उन्हीं लोगों के खौफ से ये 12 साल पहले अपना वतन छोड़कर यहाँ आ गया था। उस रोज दारे को देखकर आबिद अली डर गया था। मैंने उसकी हिफाजत का बंदोबस्त कर दिया था, 2 बॉडीगार्ड रख दिए, लेकिन 10-12 दिन तक कोई बात नहीं हुई। आबिद अली यही समझा कि शायद दारा ने उसे देखा नहीं था। हो सकता है कि वो महज सैरो तफरी के लिए या किसी और काम से सिंगापुर आया हो और इत्तेफाकन आबिद अली की नजरों में आ गया हो, और आबिद अली ये समझा कि वो उसकी तलाश में आया है। बहरहाल जब कुछ नहीं हुआ तो आबिद ने बॉडीगार्ड हटा दिए। वो समझा होगा कि शायद दारा वापस जा चुका है, पर उसके सारे अंदाजे गलत निकले। दारा उसी की ताक में था और मौके की तलाश में था। कल वजदान की सालगिरह थी। वो 12 साल का हो गया था। ये लोग सारा दिन संतोषा में पिकनिक मनाते रहे और रात को शायद डिनर के लिए किसी होटल में गए थे। मुझे यकीन है दारा अपने आदमियों के साथ उसकी ताक में होगा। इत्तेफाक से मैं भी नरेश के साथ डिनर पर गया हुआ था। वापसी पर हमारी कार जैसे ही गली में दाखिल हुई, यहाँ पहले ही काले रंग की गाड़ी खड़ी थी। मैंने अपनी गाड़ी के हेडलाइट्स की रोशनी में 3-4 आदमियों को दौड़कर काले रंग की उस कार में बैठते देखा। वो कार तेजी से आगे रवाना हो गई। उस वक्त मेरी समझ में ना सका कि वो कौन लोग थे और इस तरह क्यों भागे। मगर जब हमने अपनी कार रोकी तो खून खराबा नजर आया। भाभी शगुफ्ता खत्म हो चुकी थी। आबिद अली शदीद जख्मी था। उसने मेरी गोद में दम तोड़ा। मैं वो सब कुछ नहीं भूल सकता यार। ये मासूम बच्चा जिस तरह बिलक बिलक कर रो रहा था, उसने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। तुम खुद सोचो यार, जिस बच्चे के सामने उसके माँ बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया हो, उसकी जहनी कैफियत क्या होगी। अगर उसे कुछ हो गया तो? उसे कुछ नहीं होगा प्रताप सिंह। इसे ज्यादा से ज्यादा नींद और आराम की जरूरत है। 2-4 दिन इसका ख्याल रखना पड़ेगा। उसके बाद बतदरीज सदमा कम होता चला जाएगा और ये अपने आप को संभाल लेगा। और उसके बाद क्या वजदान सब कुछ भूल जाएगा? उसने अपनी आंखों से जो कुछ देखा उसे फरामोश कर देगा? नहीं, वजदान ये सब कुछ कभी नहीं भूल सकेगा। ये वाकया भयानक याद बनकर उसके दिमाग से चिपका रहेगा और शायद यही भयानक याद उसकी जिंदगी का रास्ता बदल दे। डॉक्टर रहमान ने कहा। उसे अपनी जिंदगी का रास्ता बदलना होगा डॉक्टर, प्रताप ने कहते हुए वजदान की तरफ देखा। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। इंजेक्शन अपना असर दिखा रहा था और वो नींद की आगोश में पहुंच चुका था। नींद में भी वो सिसकियां भर रहा था। प्रताप सिंह 3 दिन तक बड़ा मसरूफ रहा। आबिद अली और शगुफ्ता की तदफीन का बंदोबस्त उसने डॉक्टर रहमान से मिलकर किया था। आबिद एक मुखलिस और मिलनसार आदमी था। इस जजीरे पर उसके कई दोस्त थे जिनमें हर कौमियत के लोग शामिल थे। उनमें मुसलमानों की अक्सरियत थी। तदफीन,
कुरान ख्वानी और सोयम वगैरह के तमाम इंतजाम डॉक्टर रहमान और उसके मुसलमान दोस्तों ने किए थे। वजदान इस दौरान में ज्यादातर नींद की कैफियत में रहा था। डॉक्टर रहमान उसका ख्याल रखे हुआ था। वो हर 2-3 घंटों बाद उसे देख लेता था। चौथे रोज डॉक्टर रहमान ने उसे इंजेक्शन नहीं लगाया क्योंकि उसके ख्याल में अब उसकी जरूरत नहीं थी। नींद और बेदारी के वक्फों के दौरान में डॉक्टर रहमान और प्रताप सिंह उससे उस तरह की बातें करते रहे जिससे सदमे का असर कम हो जाए और उसमें हौसला पैदा हो। वजदान एक बाहिम्मत लड़का था। उसके जहन ने बहुत जल्द सूरत हाल को कबूल कर लिया। प्रताप सिंह की बातों ने भी उसे संभलने में बड़ी मदद दी थी। इस दौरान में अखबारात बड़ी बाकायदगी से नुमाया तौर पर इस वाक़े को कवरेज देते रहे थे। जजीरे पर यूं तो वारदातें होती ही रहती थीं। अखबारात में जराइम की खबरें भी छपती रहती थीं, लेकिन दोहरे कत्ल जैसी खौफनाक वारदात कभी नहीं हुई थी। इसीलिए अखबारात भी उसे अच्छी खासी अहमियत दे रहे थे और लोग भी दिलचस्पी से खबरें पढ़ते थे। हर शख्स ये जानना चाहता था कि कातिलों का सुराग मिला है या नहीं। अखबारात के नुमाइंदे और फोटोग्राफर्स बार बार प्रताप सिंह के घर के चक्कर लगा रहे थे। वो लोग वजदान का इंटरव्यू छापना चाहते थे, लेकिन प्रताप सिंह ने किसी को भी वजदान के करीब भटकने नहीं दिया। पुलिस भी वजदान का बयान लेना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर रहमान ने इजाजत नहीं दी। उसने पुलिस पर वाजे कर दिया था कि वजदान अभी ज़हनी तौर पर इस काबिल नहीं कि पुलिस के सवालों का जवाब दे सके। अखबारात ने यह भी लिखा था कि वजदान इस लर्ज़ाखेज़ वारदात का वाहिद चश्मदीद गवाह है। वो एक तरफ अगर पुलिस के लिए अहम था तो दूसरी तरफ कातिलों के लिए भी बड़ी अहमियत रखता था। अखबारात ने यह अंदेशा भी जाहिर किया था कि आबिद अली और शगुफ्ता के कातिल वजदान को भी अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसकी हिफाजत का माकूल इंतजाम किया जाए। पुलिस ने उसकी हिफाजत के लिए सिर्फ 2 कांस्टेबल तैनात किए थे और अखबारात ने उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। 1 हफ्ता गुजर गया। सूरत हाल किसी कदर नॉर्मल हो गई थी और डॉक्टर रहमान के ख्याल में वजदान भी इस काबिल था कि पुलिस का सामना कर सके। इसीलिए उसने पुलिस को उसका बयान लेने की इजाजत दे दी। इंस्पेक्टर चियांगशू और होमिसाइड ऑफिसर वजदान के सामने बैठे हुए थे और वजदान उन्हें बता रहा था कि उस रोज वाकया किस तरह पेश आया। तुमने कहा था कि तुम्हारे डैडी ने उस शख्स को दारा के नाम से मुखातिब किया था। होमिसाइड ऑफिसर ने कहा, क्या तुम बता सकते हो ये दारा कौन है? इससे पहले तुमने इसे कहाँ देखा था? देखा भी था या नहीं? वो तुम्हारे डैडी से तो मिलने आता ही होगा। नहीं, मैंने उससे पहले उसे कभी नहीं देखा। वो कभी मेरे डैडी से मिलने नहीं आया था। अपने डैडी और मम्मी की बातों में तुमने कभी उसका नाम सुना था? हाँ, कत्ल से चंद रोज पहले एक रात जब डैडी घर आए तो बहुत खौफजदा थे। उस रात मैंने मम्मी और डैडी को बातें करते सुना। डैडी कह रहे थे कि मलिक नवाजिश अली हमें भूला नहीं और दारा यहाँ आ गया है। मलिक नवाजिश अली कौन है? होमिसाइड ऑफिसर ने पूछा। ये बच्चा ऐसे नहीं जानता। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि मलिक नवाजिश अली और दारा कौन है। प्रताप सिंह ने मदाखलत करते हुए कहा, उस रात तुमने दारा को देखा था? क्या तुम उसका हुलिया बता सकते हो बेटा? वजदान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर वो दारा का हुलिया बताने लगा। दारा और उसके आदमियों ने कार से उतरकर जब इन लोगों को घेर लिया था तो उस वक्त वजदान अगरचे खौफजदा था, लेकिन दारा का हुलिया उसे अच्छी तरह याद था। उसका खूनी चेहरा तो उसके जहन की लौ पर सबत होकर रह गया था। वो उसे कैसे भूल सकता था? ठीक है, अब तुम आराम करो बेटा और दिलो दिमाग पे ज्यादा बोझ मत डालो। तुम जवान और बाहिम्मत लड़के हो। तुमने जिस तरह सदमा बर्दाश्त किया है वो काबिल तारीफ है। हम तुम्हारे पेरेंट्स के कातिलों को जरूर ढूंढ निकालेंगे। वो कानून की गिरफ्त से बचकर कहीं नहीं जा सकते। अगर कानून उन्हें ना ढूंढ सका तो मैं अपने बाप के कातिलों को तलाश करूंगा। वजदान ने ठोस लहजे में कहा। सबने चौंक कर वजदान की तरफ देखा। उसके लहजे में कोई ऐसी बात थी जिसने उन्हें चौंकने पर मजबूर कर दिया था। वो दिल खुश कर देता है पुत्र। प्रताप सिंह वजदान का कंधा थपथपाते हुए बोला, अगर कानून तेरे माँ बाप के कातिलों का सुराग न लगा सका ना तो तू उन्हें केफर किरदार तक पहुंचाएगा। उनकी तलाश में मैं तेरा साथ दूंगा। वो यहाँ ना मिले तो हम पाकिस्तान जाएंगे, वहां भी ना मिले तो पूरी दुनिया में उन्हें तलाश करेंगे। हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं पुत्र, मैं तेरे साथ हूँ। दोनों पुलिस ऑफिसर घूर कर प्रताप सिंह की तरफ देखने लगे। रुखसत होने से पहले जब वो प्रताप सिंह से हाथ मिला रहे थे तो इंस्पेक्टर चियांगशू ने कहा, प्रताप सिंह तुम हमसे मिलना, तुमसे बात करेगा। हम जरूर मिलूंगा इंस्पेक्टर। प्रताप सिंह ने जवाब दिया। उनके जाने के बाद डॉक्टर रहमान कुछ देर वहां बैठा रहा, फिर वो भी चला गया। प्रताप सिंह उसे छोड़ने के लिए बाहर दरवाजे तक आया तो एक फोटोग्राफर दरवाजे पर मुतय्यन पुलिस वालों से बहस कर रहा था। वो उनसे अंदर जाने की इजाजत तलब कर रहा था ताकि वो वजदान की तस्वीरें खींच सके। क्या बात है भाई, क्यों बहस कर रहे हो उनसे? प्रताप सिंह ने उसे घूरा। एक तस्वीर, सिर्फ एक तस्वीर बनाना चाहता हूँ प्रताप जी, फोटोग्राफर ने कहा। वो स्ट्रीट टाइम्स के फोटोग्राफर था और यकीनन प्रताप सिंह को जानता था। एक क्या, तुम जितनी चाहे तस्वीरें बना लो मेरे यार, पूरा रोल खींच डालो, वो मैं तैयार हूँ।
प्रताप सिंह ने अपनी पगड़ी दुरुस्त करते हुए उसके सामने खड़े होते हुए कहा, आपकी तस्वीर नहीं सरदार जी, उस बच्चे की तस्वीर। क्यों, मेरा चौकटा पसंद नहीं आया? आपकी तस्वीर तो मैं छाप चुका हूँ सरदार जी। अगर आप मुझे बच्चे की सिर्फ एक तस्वीर खींचने देना तो मेरा करियर बन जाएगा जी। फोटोग्राफर ने कहा, और उस बच्चे का करियर बल्कि उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। अक्ल से काम लो तुम लोग। तुम जानते हो कि वो इस वारदात का वाहिद चश्मदीद गवाह है और कातिल उसे नहीं पहचानते। अगर उसकी तस्वीर अखबार में छप गई ना तो आसानी से शनाख्त कर लिया जाएगा वो, और शायद उसके बाद वो 2-4 दिन से ज्यादा जिंदा न रह सके। ओ जा मेरे यार, बीच पर चला जा, वहां किसी चिट्टी चमड़ी वाली मेम की तस्वीर खींच के अखबार में छाप दे। सरदार जी, नहीं भाई, तुम यहाँ से चले जाओ तो बेहतर है, प्रताप सिंह ने सख्ती से कहा और दरवाजा बंद करके अंदर आ गया। उस वक्त शाम के 6 बज रहे थे और घर में प्रताप सिंह के सिवा और कोई नहीं था। वो कमरे में आकर देर तक वजदान से बातें करता रहा, फिर किचन में आकर चाय बनाने लगा। प्रताप सिंह इस घर में अकेला ही रहता था। उसकी उम्र अगरचे 50 के लगभग थी, लेकिन सेहत काबिल रश्क थी। अच्छी सेहत की वजह से वो अपनी उम्र से बहुत कम लगता था। प्रताप सिंह जब अपने माँ बाप के साथ सिंगापुर आया तो उसकी उम्र 15 साल थी। यहाँ आने के बाद उसने अपने बाप के साथ बड़ी मेहनत की। उसके बाप गोरख सिंह की जालंधर में किरियाने की एक छोटी सी दुकान थी। एक छोटा सा मकान था, लेकिन दुकान इतनी नहीं चलती थी। सरमाए की कमी की वजह से दुकान का सामान पूरा नहीं था। अक्सर ग्राहक मतलूबा चीज ना मिलने के बायस वापस चले जाते थे। उन्हीं दिनों गोरख सिंह का एक रिश्तेदार 2 साल सिंगापुर में रहने के बाद वापस आया तो उसे देखकर गोरख सिंह की आंखें खुली की खुली रह गईं। जब वो शख्स जालंधर से गया था तो उसके पास सिर्फ तन के कपड़े थे, और 2 साल बाद जब वो वापस आया तो मोहल्ले वाले भी उसे देखकर दांतों में उंगलियां दाब के रह गए थे। वो इतना पैसा और सामान लेकर आया था कि लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ उसने सिर्फ 2 साल में कमाया है। हालांकि 2 साल के अरसे के दौरान भी वो अपने घर वालों को हर महीने पैसे भेजता रहता था। उसे देखकर गोरख सिंह यही समझा कि सिंगापुर में हुन बरसता है। जालंधर में रहकर वो गुर्बत और अफलास की चक्की में पिस रहा था। कहने को तो वो दुकानदार था, लेकिन हकीकत ये थी कि दुकान की कमाई से उसका अपने घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था। हालांकि उसका कुनबा सिर्फ 4 अफराद पर मुश्तमिल था। वो खुद, उसकी बीवी और 2 बच्चे, एक प्रताप सिंह और दूसरी उसकी बहन सुरेंद्र कौर। गोरख सिंह ने भी सिंगापुर जाने का फैसला कर लिया। उसने दुकान मकान सब बेच दिया और 1.5 माह के अंदर अंदर सिंगापुर पहुंच गया। यहाँ आकर पता चला कि सिंगापुर में भी जायज जराए से दौलत कमाना इतना आसान नहीं है। वो कुछ अरसा मेहनत मजदूरी करता रहा, फिर उसे एक पुरानी टैक्सी सस्ते दामों मिल गई और वो टैक्सी चलाने लगा। प्रताप सिंह को पढ़ने का शौक था। उसे तारीख से दिलचस्पी थी। इस खूबसूरत जजीरे की सैर व सयाहत के दौरान में उसे एहसास हुआ कि जजीरे की तारीख पर एक दिलचस्प किताब लिखी जा सकती है। उसने महकमा सयाहत से राब्ता कायम किया तो उसे ये जानकर बड़ी मायूसी हुई कि महकमा सयाहत पहले ही ऐसी एक नहीं कई किताबें छाप चुका है। मगर प्रताप सिंह ने हिम्मत न हारी और बिला आखिर एक मेहरबान के तवस्सुत से सिंगापुर के एक सुपर डीलक्स होटल से उसका मुआहदा हो गया। होटल ने मुख्तलिफ ममालिक अपनी पब्लिसिटी के लिए पहले एक मंसूबा बना रखा था। इस मंसूबे के तहत मुख्तलिफ जुबानों में कई किताबचे छप चुके थे। प्रताप सिंह से हिंदी जुबान में किताबचा लिखने का मुआहदा हुआ था। प्रताप सिंह हिंदी जुबान बहुत अच्छी तरह जानता था। उसे मुख्तसर सा किताबचा लिखने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। उसका लिखा हुआ किताबचा बहुत पसंद किया गया था। खूबसूरत तस्वीर उसमें और भी खूबसूरती पैदा कर रही थी। हकीकत यह थी कि अपने तौर पर सिंगापुर की तारीख मुरतब करने में प्रताप सिंह ने बड़ी मेहनत की थी और इसमें कई महीने लग गए थे। 622 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले इस जजीरे को जनूबी एशिया का दरवाजा कहा जा सकता है। यहाँ एशिया की तमाम तहजीबें मौजूद हैं। ये छोटा सा खूबसूरत जजीरा मलेशिया के कदमों में वाक़ है और एक तंग सी समंदरी पट्टी उसे मलेशिया के मेनलैंड से अलग करती है। मिडिल ईस्ट, जनूबी एशिया और चीन के समंदरी रास्तों के संगम पर होने की वजह से सयाहत और तिजारत का बहुत बड़ा मरकज है। सिंगापुर में हिंदुस्तानी बाशिंदों की आमद 1800 ईस्वी में शुरू हुई थी। एक तिजारती मुआहदे के तहत कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के बरतानवी अफसरान ने सिंगापुर में काम करने के लिए हिंदुस्तानी कैदियों को वहां भेजना शुरू किया। वहां उन्हें जेलों में रखने की बजाय मुकम्मल आज़ादी दी गई और वो अपनी पसंद का कारोबार करने लगे। हिंदुस्तानी बाशिंदे जिस इलाके में आबाद हैं उसे लिटिल इंडिया कहा जाता है। ये इलाका सेरेनगॉन रोड पर वाक़ है। यहाँ पहुंचकर यही महसूस होता है जैसे भारत के किसी कदीम इलाके में आ गए हों। यहाँ हर किस्म की दुकानें मौजूद हैं और ज़रूरत की हर चीज़ मिलती है। प्रताप सिंह का मुरत्तब किया हुआ हिंदी जुबान में छपा हुआ किताबचा इस सुपर डिलक्स होटल की तरफ से हिंदुस्तान में तकसीम किया गया था और प्रताप सिंह को इस किताबचे की तैयारी के सिलसिले में $1000 मिले थे। इस काम का ये मुआवजा अगरचे बहुत कम था, लेकिन प्रताप सिंह ने उसे भी गनीमत समझा। इस आमदनी के अलावा उसे किताबचे का एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि सिंगापुर की तारीख से आगाही के अलावा उसे इस जजीरे के चप्पे चप्पे से वाकफियत हो गई थी। प्रताप सिंह कॉलेज के आखिरी साल में था। फाइनल एग्जाम्स होने में तकरीबन 2 महीने बाकी थे।
एक रोज वो कॉलेज से वापसी पर अपने एक दोस्त के यहाँ चला गया। वहां से वापस आया तो शाम के 6 बज चुके थे। सारा दिन उसका बाप गोरख सिंह टैक्सी चलाता था। रात 8 बजे के बाद प्रताप सिंह टैक्सी चलाया करता था। उन दिनों उसकी रिहाइश लिटिल इंडिया में वाक़ तंग सी गली के एक छोटे से मकान में थी। टैक्सी बाहर मेन रोड पर किराए के गैराज में खड़ी कर दी जाती थी। उस रोज घर की तरफ जाते हुए उसे गैराज के सामने टैक्सी खड़ी हुई नजर आ गई। उसे उस वक्त टैक्सी देखकर हैरत हुई, क्योंकि आमतौर पर उसका बाप शाम 7 बजे वापस आ जाया करता था। की गल है बापू, वो आज तू जल्दी आ गया? उसने घर में दाखिल होते ही बाप का सामना करते पूछा। आओ पुत्र, पाकिस्तान से एक फैमिली सैरो तफरी के लिए आई है। उन्होंने मुझे रात भर के लिए बुक कर लिया है। 7 बजे जाना है। मैंने सोचा टैक्सी को कुछ आराम ही करा दूं। मुझे जाना होगा बापू? नहीं, मैं खुद ही जाऊंगा। तेरी माँ और बहन खारा सिंह के घर जा रही हैं। मैं उन्हें छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। तुम रात 10 बजे के करीब उन्हें ले आना। ठीक है बापू, इस दौरान मैं थोड़ा सा पढ़ भी लूंगा। 5-10 मिनट बाद प्रताप सिंह के घर वाले चले गए और वो पढ़ने के लिए बैठ गया। फिर उसके बाद उसे अपनी बहन, माँ और बाप को देखना नसीब नहीं हुआ। 9 बजे के करीब उसे इत्तला मिली कि उसके घर वालों को हादसा पेश आ गया है। इत्तला लाने वाला भी टैक्सी ड्राइवर ही था। प्रताप सिंह उसके साथ चल पड़ा। बरकत नाम का वो अधेड़ उम्र टैक्सी ड्राइवर मुसलमान था। प्रताप सिंह भी उसे जाती तौर पर जानता था। बरकत रास्ते में उसे बता रहा था कि गोरख सिंह की टैक्सी को हादसा ड्राईकॉट एवेन्यू पर टेंगलेटन क्लब के करीब पेश आया था। प्रताप सिंह के दिल में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। उसके बाप का दोस्त खारा सिंह टेंगलेटन क्लब में काम करता था और उसकी रिहाइश भी क्लब के करीब ही थी। प्रताप की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि टैक्सी को हादसा क्लब की तरफ जाते हुए पेश आया था या वापसी पर। बापू टैक्सी में अकेला था या उसके साथ कोई और भी था? मेरा मतलब है, मेरी बहन और बेबे भी तो गाड़ी में थी, या नहीं? वो उन्हें खारा सिंह के घर छोड़ने गया था। उसके बाद बापू को कहीं और जाना था। पाकिस्तान से आने वाली किसी फैमिली ने रात भर के लिए टैक्सी बुक कराई थी। उसके साथ 2 औरतें भी थी और यकीनन वो तुम्हारी माँ और बहन होंगी। बरकत ने टैक्सी को एक दूसरी सड़क पर मोड़ते हुए जवाब दिया। यह हादसा कैसे पेश आया? तुमने देखा उन्हें? वो कैसे हैं? प्रताप सिंह पूछ रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। वो बार बार खुश होठों पर जुबान फेर रहा था। ड्राईकॉट एवेन्यू पर एक मोड़ काटते हुए पेट्रोल का एक तेज रफ्तार टैंकर टैक्सी से टकरा गया था। बरकत ने जवाब दिया। वो पूरी बात गोल कर गया था। प्रताप सिंह के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। टैक्सी का पेट्रोल टैंकर से टकराने का मतलब वो अच्छी तरह समझता था। वो अपने सवाल का जवाब सुनने की अपने अंदर हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हौसला रख यार, ऐसे हादसे तो जिंदगी में होते ही रहते हैं। जिंदगी तो है ही हादसों का नाम। प्रताप खामोश बैठा, खुश होठों पर जुबान फेरता रहा। तकरीबन 40 मिनट बाद वो ड्राईकॉट एवेन्यू पहुंच गए। कुछ आगे जाकर बरकत को टैक्सी रोक लेनी पड़ी। आगे ट्रैफिक जाम था और इससे कुछ आगे लोगों का हुजूम नजर आ रहा था। प्रताप सिंह टैक्सी से उतरकर दौड़ने लगा। हुजूम के करीब पहुंचकर वो लोगों को धकेलता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन आगे निकलते ही उसे झटके से रुक जाना पड़ा। उसके साथ ही उसका दिल उछलकर हलक में आ गया और सीने में सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। बड़ा ही खौफनाक मंजर था उसके सामने। पूरी सड़क पर तेल बिखरा हुआ था। सड़क के एन वस्त में पेट्रोल का टैंकर उल्टा पड़ा था। टैंकर जला हुआ था। उसकी आग गालिबन कुछ देर पहले ही बुझाई गई थी। कहीं कहीं से अब भी धुआं उठ रहा था। टैंकर से तकरीबन 10 गज आगे उसके बाप की टैक्सी भी उल्टी पड़ी थी। टैक्सी भी जलकर कोयला हो चुकी थी। पिछली तरफ का कुछ हिस्सा जलने से महफूज रह गया था और लाइसेंस प्लेट का नंबर साफ नजर आ रहा था। 4-5 पुलिस वाले जली हुई टैक्सी के करीब खड़े थे। पुलिस वालों ने लोगों को दूर रखने के लिए सड़क को घेरे में ले रखा था। प्रताप सिंह लोगों को आगे बढ़ाता हुआ जैसे ही आगे बढ़ा, 2 पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। ए सरदार, रुक जाओ, तो तुम आगे नहीं जा सकते, पीछे हटो। एक पुलिस वाले ने चीख कर कहा, वो हमारी टैक्सी, उसमें मेरा बापू और। प्रताप सिंह हकला कर रह गया। वो जुमला भी मुकम्मल नहीं कर सका। पुलिस वाला अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। उसने न सिर्फ प्रताप सिंह को आगे जाने की इजाजत दी, बल्कि खुद भी उसके साथ चल पड़ा। करीब पहुंचकर उसने एक ऑफिसर को प्रताप सिंह के बारे में बताया। प्रताप सिंह एक पुलिस ऑफिसर को हटाता हुआ आगे बढ़ गया और फिर उसे यूं लगा जैसे उस पर कयामत टूट पड़ी हो। टैक्सी बुरी तरह कुचली हुई थी। पेट्रोल का टैंकर गालिबन उसे दूर तक घसीटता हुआ लाया था। टैक्सी के दरवाजे अंदर को धंसकर फंस गए थे और टैक्सी में 3 लाशें पड़ी थीं, जली हुई लाशें। उसके बापू, माता और बहन की लाशें जलकर कोयला हो चुकी थी। प्रताप सिंह इस अंदोनाक मंजर की ताब न ला सका। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो अपनी जगह खड़े खड़े लहराया और फिर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। प्रताप सिंह कई रोज बाद अपने आप को संभाल सका था। उसकी माँ, बहन और बाप खत्म हो चुके थे। दुनिया में उनका कोई बदल नहीं था।
लेकिन हुकूमत की तरफ से उसे इतना मुआवजा मिल गया कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होने का सहारा मिल गया। अगर वो पेट्रोल टैंकर गवर्नमेंट का ना होता तो उसे कुछ भी ना मिलता। यहाँ पर पार्ट 2 का इख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 3 समाप्त फरमाएं।